वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। हमने अपनी पिछली क्लासों में मानव पाचन तंत्र के कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ लिया था। जैसे हमने मुंह के बारे में, जीभ, दांत और ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में पढ़ लिया था। अब जो अपना भोजन था वो ग्रास नली से आमाशय तक पहुंच गया है। अब हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आमाशय, आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। ऐसे इसको पेट भी बोला जाता है और उदर भी बोला जाता है। ये इसके अन्य नाम है। पेट, उदर इसके अन्य नाम है। वैसे आमाशय बोला जाता है, इंग्लिश में स्टोमक बोला जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों। ये अपनी ग्रास नली होती है। ये इस प्रकार की संरचना होती है। ये अपनी ग्रास नली होती है, इसोफेगस। इसोफेगस और यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं दोस्तों, और एक नीचे भी वॉल्व लगा होता है इस प्रकार करके। यानी अब आमाशय है, उस आमाशय को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। यानी अपना जो आमाशय है यह क्या है, सबसे बड़ा मतलब सबसे चौड़ा जो पाचन अंग होता है, सबसे बड़ा जो पाचन अंग होता है वो तो होता है छोटी आंत, लेकिन ये सबसे चौड़ा होता है। यानी इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। तो इसको क्या करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो ऊपर का सबसे जो पहला हिस्सा होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक। कार्डियक पोर्शन क्या करता है, यानी अपन जब भोजन को निगल जाते हैं, निगलने के बाद क्या होता है, कई बार जो होता है कि भोजन मान लो कि ज्यादा हो गया आमाशय के अंदर तो वापस बाहर भी आ सकता है। इसलिए ये कार्डियक पोर्शन क्या करता है, नियंत्रण करता है कि कहीं भोजन वापस ऊपर ना चला जाए। और इसका जो बीच वाला भाग होता है, यानी ये जो भाग है ये फंडिक। फंडिक होता है। और जो नीचे वाला होता है लास्ट, जो ये नीचे वाला पोर्शन, जो ये छोटी आंत होती है, ग्रहणी बोल सकते हैं, ग्रहणी या छोटी आंत्र। छोटी आंत जिससे जुड़ा होता है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। यानी कुल मिला के क्या हुआ, आमाशय को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 कौन कौन से हिस्से हो गए, पहला हिस्सा हो गया कार्डियक पोर्शन, दूसरा हिस्सा हो गया फंडिक पोर्शन और तीसरा हिस्सा हो गया पाइलोरिक। यानी ये भी एक नीचे लगा हुआ वॉल्व होता है जो क्या करता है, नियंत्रित करता है कि भोजन पचने से पहले छोटी आंत्र में नहीं जाए, यानी ग्रहणी में नहीं जाए। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यानी जो भोजन है उसका माध्यम बदलता है। यानी जो ऊपर जो भोजन का माध्यम होता है वो तो क्या होता है, सारीय होता है। लेकिन जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, माध्यम बदलता है। यानी यहाँ पे भोजन का माध्यम हो जाता है अम्लीय। तो अपन ये कुछ पॉइंट है जो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, आमाशय में भोजन का माध्यम बदलकर अम्लीय हो जाता है।
अम्लीय हो जाता है। अब अपने जो ये आमाशय होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो अपन इसका भी लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल सकते हैं इनको, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कितनी होती है, ये होती है, इनकी संख्या होती है 2.5 से 4 करोड़। आमाशय में अपन इसका भी पॉइंट लिखते हैं, आमाशय में 2.5 से 4 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड अर्थात जठर ग्रंथियां पाई जाती है, पाई जाती है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर रस का स्त्रावण करती है, यानी गैस्ट्रिक जूसेस का। गैस्ट्रिक जूसेस का क्या करती है, स्त्रावण करती है, जिसे हम हिंदी में जठर रस बोलते हैं। यानी आमाशय के अंदर स्त्रावित होने वाले जो है ना, जो रस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जठर रस। जठर रस का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान इसका 1.5 से 2.0, यानी यह बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। यानी इतना एसिड तो हमारी त्वचा को आराम से जला सकता है, यानी बहुत ही एसिडिक होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आमाशय की है ना, जो आमाशय है उसमें इतना एसिडिक नेचर होने के कारण भी अपने है ना मतलब जलन क्यों नहीं होती है, या आमाशय जलता क्यों नहीं है, या आमाशय की दीवार है ना मतलब जल कर ये भोजन बाहर क्यों नहीं आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूसेस का स्त्रावण करती है, जिसे जठर रस बोलते हैं, जिसका पीएच मान क्या होता है 1.5 से 2.0 होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, जो आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसको अपन कायम बोलते हैं। आमाशय में पाए जाने वाले भोजन को कायम कहते हैं। यानी आमाशय में पाए जाने वाले भोजन को क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। और इसके अंदर जो मतलब क्या होता है, भोजन एक लुगदी बनकर आता है, और इसमें क्या होता है, जो है ना भोजन है ना वो 3-4 घंटे तक रहता है। तो अपन यह भी पॉइंट लिख लेते हैं, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भोजन का अस्थायी भंडारण भी बोला जाता है, या अस्थायी भंडार। यानी 5वां पॉइंट लिखते हैं अपन, आमाशय को अस्थायी, आमाशय को भोजन का अस्थायी भंडार भी कहा जाता है। भंडार भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। अब 3 से 4 घंटे में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर है ना संकुचन होता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, पचता है। अब भोजन के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम वगैरह स्रावित होते हैं, तो अपन उन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आप पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब हम जो आमाशय के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हमने इतना तो पढ़ लिया कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, और आमाशय के जो जनरल चीजें उनके बारे में पढ़ लिया। और जो मेन जो पहला भाग होता है कार्डियक, उसका तो क्या काम होता है, यानी आमाशय से जो भोजन है वह ऊपर की ओर वापस ना जाए। और पाइलोरिक का काम होता है कि भोजन को नीचे ग्रहणी में नहीं जाने दे जब तक भोजन का पाचन नहीं हो जाता। अब हम फंडिक भाग में पढ़ेंगे। फंडिक भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेल्स पाई जाती है। पहली तो है पेप्टिक, जिसको चीफ भी बोला जाता है, या जाइमोजन। जाइमोजन यानी हिंदी में लिखते हैं पेप्टिक चीफ, यहाँ पे सेल लगा देते हैं, सेल पेप्टिक चीफ जाइमोजन, मोजन सेल। दूसरी जो कोशिका होती है जाइमोजन सेल, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। जो दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल, जिसको हिंदी में ऑक्सेंटिक कोशिका बोला जाता है। कोशिका। ऑक्सेंटिक कोशिका। जो तीसरी जो कोशिका होती है वह होती है म्यूकस, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल, जिसको हिंदी में भी म्यूकस ग्रीवा कोशिका बोला जाता है। कोशिका बोला जाता है। चौथी जो होती है वो होती है अर्जेंटाफिल। अर्जेंटाफिन सेल, इसको भी हिंदी में अपन अर्जेंटाफिन ही बोलते हैं। अर्जेंटाफिन कोशिका। कोशिका। अब आप दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। वो अपन डायग्राम भी मिटाएंगे और ये जो कोशिका वगैरह है इनका नाम भी मिटाएंगे। और अब बारी बारी क्या करेंगे, अपन एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है या उसका क्या कार्य होता है। जैसे पेप्टिक चीफ जाइमोजन सेल क्या करती है, या ऑक्सेंटिक सेल होती है वो क्या करती है, म्यूकस नेक सेल के बारे में, इन चारों के बारे में अपन बारी बारी पढ़ेंगे। अब हम जो सबसे पहली जो कोशिका थी उसके बारे में पढ़ते हैं, पेप्टिक सेल के बारे में। पेप्टिक कोशिका। कोशिका। पेप्टिक कोशिका क्या करती है, 3 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करती है। तीन प्रकार के
एंजाइम का स्त्रावण करती है। पहला तो है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज। दूसरा पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। तीसरा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। तो अब दोस्तों, जो ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है, यह तो क्या होता है, नवजात शिशु में सक्रिय होता है। शिशु में सक्रिय रहता है और यह दोनों जो है वो इनएक्टिव होते हैं। अभी ये क्या है, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है ये क्या है, निष्क्रिय, यानी ये अभी कोई कार्य नहीं करेंगे। इनको सक्रिय करने के लिए जो अपन ने सेकंड जो सेल पढ़ी थी, जो कौन सी थी, ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक कोशिका। कोशिका यह क्या करेगी, एक प्रकार के स्त्रावण करेगी जिसका नाम है HCl, जिसको हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम क्या है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, क्यूरेटिक अम्ल, क्यूरेटिक अम्ल। यह अम्ल क्या करता है, इसके कार्य क्या है, यानी इसके मुख्य 2-3 कार्य हैं। कार्य, पहला कार्य तो है कि ये क्या करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन को सड़ने से बचाता है या रोकता है। दूसरा, यह जो लार से जो अपने यहाँ पे जो एंजाइम स्रावित हो रहे थे, टाइलिन एंजाइम, उसको क्या करता है, निष्क्रिय करता है। टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है। जो टाइलिन एंजाइम सक्रिय रहता है उसको क्या कर देता है, टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय कर देता है। और एक मुख्य कार्य है इसका, यानी कई बार क्या होता है, जैसे भोजन के साथ अपने कोई कीटाणु जीवाणु चले जाते हैं या छोटे कीट पतंग चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि अपना भोजन जैसे अपन ने खुला छोड़ दिया, उसके ढक्कन नहीं लगाया, तो दाल में या ना अपन दूध पी रहे तो दूध में कोई मच्छर वगैरह गिर गया। अब वो मच्छर क्या है, पेट में चला गया। तो कई बार क्या होता है, कई बार तो अपने जो मुंह की लार होती है वही जीवाणुओं को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ जीवाणु क्या होते हैं, थोड़े है ना स्ट्रोंग होते हैं,
या है ना अपने मुंह में खत्म नहीं होते, वह पेट में चले जाते हैं, तो वह हमें क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं या हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए ये HCl एंजाइम क्या करेगा, जीवाणुओं का नाश करेगा, जीवाणुओं को खत्म करता है, खत्म करता है। यानी यह जो HCl है ना, ये क्या करेगा, जीवाणु को खत्म कर देगा। अब हमने क्या किया, ये जो पेप्सिनोजन और जो ये पेरारेनिन था, यह इनएक्टिव फॉर्म में था, यह क्या करेगा, HCl से मिलके एक्टिव होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इनको एक्टिव करते हैं। अब दोस्तों जो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में थे। हमने क्या पहले पढ़ लिया ऑक्सेंट्रिक सेल के बारे में। ऑक्सेंट्रिक सेल HCl का निर्माण करती है। तो ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन ये HCl से मिलके पेप्सिन नामक एक एंजाइम का निर्माण करता है। पेप्सिन नामक एक एंजाइम का निर्माण करता है। यह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन के पाचन के अंदर ये क्या करता है, प्रोटीन को दो टुकड़ों में तोड़ देता है, सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन और दूसरा जटिल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। और जो अपने दूसरा जो ये एंजाइम है प्रोरेनिन एंजाइम, प्रोरेनिन एंजाइम, यह HCl से मिलकर किस एंजाइम का निर्माण करता है, रेनिन एंजाइम का, रेनिन एंजाइम का। रेनिन एंजाइम क्या करती है, यह भी प्रोटीन का पाचन करती है, लेकिन यह कौन से प्रोटीन का पाचन करती है, जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में, दूध के प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पाचन, दूध के प्रोटीन का पाचन करती है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। केसीन किससे मिलकर बना होता है, यह कैल्शियम और पैराकेसिन, पैराकेसिन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कैल्शियम पैराकेसिनेट भी बोला जाता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट। पैराकेसिनेट भी बोला जाता है। यानी जैसे ये कैसे है ना, जो रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, दूध पी लेते हैं। अब दूध पीने के बाद जब उनको क्या होती है, वोमिटिंग होती है या उल्टी होती है, तो वह दूध की जगह क्या निकालते हैं, दही निकालते हैं। तो क्यों निकालते हैं, क्योंकि आमाशय के अंदर उपस्थित रेनिन एंजाइम क्या करता है, उस दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। यानी कैसीन प्रोटीन है उसका पाचन करके दही में बदल देता है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होता है, रेनिन एंजाइम कम बनता है, इसलिए डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं कि आप दूध कम लीजिए बल्कि दही लीजिए, क्योंकि उसमें दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होती है कैसीन, उसका पाचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे पना दूध को दही में नहीं बदला जा सकता है। इसलिए डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दूध लीजिए, ताकि आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। अब हम आगे जो है ना म्यूकस नेक सेल है उसके बारे में, और जो अपने अर्जेंटाफिन सेल है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब जो अपने कोशिका का जो तीसरा टाइप था म्यूकस नेक सेल, इसको हम हिंदी में म्यूकस ग्रीवा कोशिका भी बोल सकते हैं, ग्रीवा कोशिका।
ये म्यूकस ग्रीवा कोशिका क्या करती है, यानी अपना जो आमाशय था, ये इस प्रकार जो अपना आमाशय था, इसकी जो दीवार थी, यानी अपन ने पढ़ा कि आमाशय के अंदर जो जठररस होते हैं उनका जो पीएच मान है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वह क्या होते हैं, अत्यधिक अम्लीय होते हैं। अब उनके अत्यधिक अम्लीय होने के कारण जो आमाशय की दीवार है वह जल भी तो सकती है, उसको भी तो क्षति पहुंच सकती है। इसलिए ये म्यूकस नेक सेल क्या करती है, यहाँ पे म्यूकस नामक एक पदार्थ का निर्माण करती है जो आमाशय की भित्ति का निर्माण करता है। यानी ये जो आपको दीवार दिख रही है ये क्या है, म्यूकस की बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। अब ये म्यूकस क्या होता है, सारीय होता है, सारीय प्रवृत्ति का होता है और क्या करता है, आमाशय की भित्ति का निर्माण कर देता है। यानी ये क्या है, भित्ति, दीवार भी बोल सकते हैं। भित्ति का निर्माण करने से क्या होगा, आमाशय की जो दीवार ना, जो आमाशय की दीवार है उसको क्षति नहीं पहुंचेगी। आमाशय की भित्ति का निर्माण करता है जिससे अम्लीय वातावरण के कारण, जिससे अम्लीय वातावरण के कारण आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचती है। आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं होती है। यानी ये इतना अम्लीय होता है, ये दीवार को है ना जला भी सकता है, लेकिन आमाशय की दीवार इसलिए नहीं जलती है क्योंकि म्यूकस नेक सेल क्या करती है, म्यूकस का निर्माण करती है, यानी आमाशय की भित्ति का निर्माण करती है। तो आमाशय की भित्ति का निर्माण करने के कारण जो अम्लीय वातावरण होता है उसका उसके दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल प्लस सार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं, लवण प्लस जल। यानी यह क्या करते हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया है ये, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसमें अम्ल और सार मिलकर क्या करते हैं, लवण प्लस जल बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो अपनी आमाशय की दीवार है उसको क्षति नहीं पहुंचती। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि यानी जैसे अपने एसिडिटी वगैरह हो जाती है, या अपने जो आमाशय का वातावरण है, या अपन ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो कई बार तो अपन को क्या होती है, वोमिटिंग हो जाती है। वोमिटिंग होने के कारण जो भोजन अंदर से वापस बाहर की तरफ आता है, यानी अपन ने कितना ही मीठा क्यों ना खाया हो, यानी कितनी ही मिठाई क्यों नहीं खाई हो, लेकिन जब वो आमाशय से जो भोजन वापस बाहर आता है तो वो अपन को क्या करता है, बहुत ही है ना ऐसे जलन सी लगती है अपन को, बहुत ही है ना अपने स्क्रीन को जला देता है, या अपन को नाक में और मुंह में जलन होने लगती है। लेकिन कई बार जो एसिडिटी हो जाती है, यानी उच्च अम्लता हो जाती है, उच्च अम्लता एसिडिटी, उसमें डॉक्टर अपन को क्या करते हैं, जो सलाह ना MgOH2 लेने की सलाह देते हैं, OMgOH2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से क्या होता है, यानी मैग्नीशियम का दूध बोल सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने से क्या होता है, जो पेट की जो उच्च अम्लता है उसको कम किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है और अपन को तुरंत राहत मिल जाती है। साधारण तौर पर अगर अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो में ले सकते हैं, जो इनो की जो अपने
है ना पाउच आते हैं, इनों के पाउच को लेते ही क्या होती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। उसका यही कारण है कि ये क्या करता है, अम्लीय वातावरण को, अम्ल को क्या करता है, शांत कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है, जिसके कारण तुरंत एसिडिटी में है ना अपन को राहत मिल जाती है। अब हम जो अपनी चौथी कोशिका है वह पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब जो अपनी अंतिम जो चौथी कोशिका है वो है अर्जेंटाफिन। फिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल मतलब 4 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावन करती है। पहला तो है हिस्टामिन, हिस्टामिन यह क्या है, यह एलर्जी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्षमता प्रदान करता है। प्रतिरोधक क्षमता तो जानते ही होंगे दोस्तों, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। अब इसमें क्या होता है, जो अपने शरीर पे कई बार क्या होती है, खुजली हो जाती है। तो खुजली होने के कारण जो है ना अपन जैसे ही खुजाते हैं तो क्या करता है, जो अपना है ना तंत्रिका तंत्र को सूचित करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, अपने मस्तिष्क को, मेडुला ओब्लांगेटा को सूचित करता है, और मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, हिस्टामिन नामक एंजाइम का इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है, जो खुजली है वो शांत हो जाती है। यानी एलर्जी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कौन करता है, हिस्टामिन। और ये सेकंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का स्त्रावन करता है, जो क्या करता है, आमाशय के संकुचन में सहायक, आमाशय का संकुचन। आमाशय का संकुचन का मतलब क्या है, जैसे आमाशय क्या करता है, अपने भोजन, अपने जो भोजन है उसको क्या करता है, मंथता है, मंथन करता है उसका, यानी मंथन करके उसको क्या करता है, लुगदी की तरह पचाता है। तो वह कौन करता है, सेरोटोनिन नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, आमाशय के संकुचन में सहायक होता है। तीसरा जो एंजाइम है वो है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जठर रस के स्त्रावण पर रोक लगाता है। जठर रस के स्त्रावण पर रोक लगाता है। अंतिम और चौथा जो एंजाइम इससे स्त्रावित होता है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन ये क्या करता है, जठर रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। जठर रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। जठर रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है, जिससे अपन को क्या होता है, भूख का एहसास भी होता है, यानी भूख का एहसास भी यही कराता है। भूख का एहसास कराता है। यानी गेस्ट्रिन नामक जब एंजाइम स्त्रावित होगा तो क्या होगा, जठर रस के स्त्रावण
जठरस का स्त्रावण प्रेरित होगा, जिससे अपने आमाशय में क्या होगा, जठरस स्त्रावित होगा। और अत्यधिक जठरस स्त्रावित होने के कारण अपन को क्या होगा, जलन सी महसूस होगी, या ऐसे अपन जैसे बोलते हैं ना कि पेट में चूहे दौड़ने लगे, तो वो चूहे इसी के कारण दौड़ते हैं। और अपन को ऐसा लगता है जैसे अपने को क्या लगी है, भूख लगी है, यानी भूख का एहसास कौन कराएगा, गैस्ट्रिन। अब जठरस ज्यादा स्त्रावित ना हो, यानी जैसे ही भोजन अपने आमाशय में पहुंच जाता है तो गैस्ट्रिन क्या करता है, जठरस का स्त्रावण करता रहता है। लेकिन फिर ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, यह उसको बताता है कि भोजन आमाशय में आ चुका है, इसलिए ये जठरस को क्या करता है, स्त्रावण पर रोक लगा देता है। अब भोजन आ गया और उसके अंदर जठरस मिल गया, उसके बाद सेरोटोनिन क्या करेगा, आमाशय के संकुचन को बढ़ाएगा, यानी आमाशय के संकुचन को उसमें सहायता करता है, तो आमाशय का संकुचन बढ़ाएगा, जिससे आमाशय में भोजन का क्या होगा, पाचन हो जाएगा। और जो हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों आज की जो अपनी ये क्लास थी आमाशय की, वो यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अगला पाचन अंग जो छोटे आंत है वह पढ़ेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।